अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। इसकी मैंने सीरीज शुरू की है। मैं इंशाल्लाह ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बहुत जल्द इसको कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। तो अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी जो हम अभी नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो मैं करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसकी मतलब एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, ये आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ये हमें वो बताने जा रहा है कि जी इसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है। हम एक चीज क्लियर कर चुके हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो जो उसका एक्सप्रेशन हमने के सी का निकाला था, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ कि वो ये था। ये मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, ठीक है, और मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट, तो ये रेशो है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेशो है। इसका कोई ना कोई एक आंसर आएगा जब आपको वो इसकी वैल्यूज गिवन करेगा। ठीक है, हम आगे एक न्यूमेरिकल भी हल करने जा रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूं तो पहली मेरी जो इसकी पहली एप्लीकेशन है वो मेरे पास है डायरेक्शन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन। अब जाहिर बात है मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करूंगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करूंगा और मेरा एक आंसर आएगा, और केसी का आंसर मुझे गिवन है। ठीक हो गया। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा आंसर द रेशियो इज लेस देन केसी, इन केस जो के सी का आंसर है वो 4 है और इस रेशो का जो आंसर है प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन का, इसका आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो पहली पहले केस में मैं ये कहता हूं के सी की जो वैल्यू है, ठीक है, सपोज वो हम कहते हैं हायर देन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने बताया ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अगर केसी का आंसर क्या आ जाता है, बड़ा है, तो रेशियो इज द रेशियो इज लेस देन केसी, मतलब केसी की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि अभी केसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हायर है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं द रेशो इज लेस देन केसी। तो इस केस में क्या होगा, अभी रेशो तो मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब है मेरा रिएक्शन आगे जाएगा। तो अभी इसका मतलब होगा मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। सादे अल्फाज में बात करूं तो मेरा रिएक्शन आगे जाएगा। और अगर कुछ इस किस्म का आंसर आ जाता है कि केसी की जो है वो वैल्यू कम है और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इसका आंसर क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, तो फिर मैं कहता हूं द रेशो इज हायर देन केसी। तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स रिएक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन जाएगा। बहुत सिंपल। और अगर ये बराबर आ जाए तो सबको पता ही है कि केसी का आंसर अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो वैल्यू है, रेशो है, इसके बराबर आ जाए तो फिर ये इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो एक तो मैं इससे डायरेक्शन बता सकता हूँ। दूसरा, मैं एक्सटेंट बता सकता हूँ, हद बता सकता हूँ रिएक्शन की कि किस हद तक जो जो रिएक्शन है वो फास्ट है या स्लो है, तो मैं एक्सटेंट बता सकता हूँ। फर्ज करें बच्चों, मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं उसके एक आंसर लिखता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल ओजोन है, ठीक है। तो ओजोन जो है अगर वो एक कन्वर्ट होके आगे चली जाती है ऑक्सीजन में, और मैं कहता हूं कि मेरा केसी एक्सप्रेशन जो है वो 10 की पावर 55 है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो फास्ट है और उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं एक किसी और मालिक्यूल की एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ HF की। ठीक है, ये बहुत ही एक वीक एसिड है। तो इससे कन्वर्ट हो गया एच पॉजिटिव में और किस में कन्वर्ट हो गया, F नेगेटिव में। और इसका आंसर अगर हमें वो गिवन करता है कि केसी की पावर 10 की पावर -33 है और वो कहता है अब आप ये बताएं, तो मैं ये बोलूंगा केसी की वैल्यू बहुत कम है। तो दिस शोज ए वेरी लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अब हम पता क्या चला, अगर केसी का आंसर बहुत बड़ा है तो वो फॉरवर्ड चला जाएगा, और अगर केसी का आंसर कम है तो फिर वो फॉरवर्ड बहुत कम मिकदार में गया। ठीक हो गया। तो ये हमें इसकी एक एक्सटेंट भी हमें इस चीज से पता चलता है। ठीक हो गया। तो अब हम जाएंगे ली शटलियर प्रिंसिपल की तरफ। ये डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, डेफिनेशन बुक वाली पढ़ देता हूँ। कि वो कहता है कि स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम सिस्टम एक्ट इन सच ए वे सो न्यूलीफाई द एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरा एक रिएक्शन है, बल्कि हम इसकी एक डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं तो फिर आपको समझाना आसान होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस व्हाइट बोर्ड को मैं वाइट कर लेता हूँ। लो जी, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने जा रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास सबसे पहली ही एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, और मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर आपके सबके सामने लिखने जा रहा हूँ। और इक्वेशन जो बुक के ऊपर गिवन है वो BiCl3
ठीक है, और प्लस उसमें क्या है, वाटर है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, और मेरे पास बन गया BiOCl, और प्लस मेरे पास क्या है, 2HCl, और इसके ऊपर जो हेडिंग है, अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। लो जी, अब ऐसा है कि मैं मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने जा रहा हूँ रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, बड़ी आसानी से हमें ये पता चल जाता है कि हमने क्या करना है। तो इसमें मैं डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर आऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस अमंग द रिएक्टेंट, मसलन ये मेरे पास रिएक्टेंट है, और यहां पर मैं कोई एडिशन कर देता हूँ, जारी बात, मैं किसकी एडिशन करूंगा, वाटर की एडिशन कर दूंगा या BaCl3 की कर दूंगा, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा। तो इस रिएक्शन ने, या मैं ठीक है, अगर मैं एडिशन कर देता हूं इसमें, तो फिर ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, एक तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये फिर चला जाएगा फॉरवर्ड, दोबारा अपने आप को इक्विलिब्रियम करेगा। तो इसमें अगर रिएक्टेंट में कुछ ऐड करता हूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं प्रोडक्ट में से कोई चीज रिमूव कर देता हूँ, 1 मोल HCl बाहर निकाल देता हूँ, ये थोड़ा सा BiCl3 कर देता हूँ, तो फिर ये रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, तो भी ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया जी। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से मुझे समझ में आ जाएगा, तो और वाइस वर्सा कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं चेंज इन प्रेशर की बात करूंगा, बहुत ही सिंपल है, चेंज इन प्रेशर जो है वो इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे, और टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ मैं कहता हूँ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। मैं इस बार दोनों को इकट्ठा ही पढ़ने जा रहा हूँ। वॉल्यूम भी मैं देखूंगा कितना मैंने चेंज करना है, प्रेशर भी मैं देखूंगा मैंने कितना चेंज करना है, ठीक है। तो दोनों को इकट्ठा पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे पास एक इक्वेशन है, सपोज, तो हम इक्वेशन लेते हैं, बुक वाली एग्जांपल ही लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है 2SO2, ठीक है, और इसने रिएक्शन किया है O2 से, गैस फेज रिएक्शन है, मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और 2SO3। लो बच्चों, यहाँ SO2 के कितने मोल है, 2, ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1, तो लेफ्ट साइड पर कितने मोल हो गए मेरे पास, 3। यहाँ पर राइट साइड पर SO3 के कितने मोल है, 2 टोटल। अब आप ये देखें, लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम ज्यादा है और राइट साइड पर वॉल्यूम क्या है, कम है। इसका मतलब है मैं फॉरवर्ड जाऊंगा वॉल्यूम को डिक्रीज करके। ठीक हो गया, क्यों, देखे ना, SO2 के पीछे 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो 3 मोल है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर SO3 के कितने मोल है, 2 मोल। तो मैं वॉल्यूम को कम करके आगे जाऊंगा, क्योंकि राइट साइड पर वॉल्यूम कम है। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम का प्रेशर से क्या ताल्लुक है, इनवर्स है, तो वॉल्यूम कम करके आगे जाऊंगा। तो फिर मैं प्रेशर को बढ़ा के आगे जाऊंगा, एक चीज मेरी क्लियर होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद मजीद एक एक आधी और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास बुक वाली एग्जांपल लूंगा, आउट ऑफ कोर्स नहीं हम जाएंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये मेरे पास क्या है, वाटर है। और जनाब इन दोनों ने आपस में मिलकर कौन सा रिएक्शन कर दिया है, CO2, और प्लस क्या बन गया, H2। और अब की बार उसने हमें वैल्यू दे दी है, डेल एच की चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू कौन सी है, -41। तो अब हमसे वो पूछ रहा है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, के मैं टेम्परेचर को अगर कम कर दूं, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दूं तो मैं फॉरवर्ड जाऊंगा या रिवर्स। बच्चों पहले बात याद रखें, CO2 के पीछे क्या है, 1, H2O के पीछे भी 1, तो इस तरफ कितने मोल है, 2। CO2 के पीछे 1, हाइड्रोजन के पीछे 1, तो इस तरफ भी मोल है 2। तो मतलब ये वॉल्यूम पर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, तो सारा का सारा मेरा फोकस किस पर है, टेम्परेचर पर है। डेल एच की वैल्यू क्या है, माइनस। अगर डेल एच की वैल्यू माइनस हो तो उसका एक ही मतलब होता है कि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके फॉरवर्ड जाऊंगा, या मैं हीट को यहां से विथड्रॉ करके आगे जाऊंगा, ठीक है। ये डेल एच का, डेल एच अगर माइनस में हो, चेंज इन इंथैल्पी माइनस में हो, तो हीट को विथड्रॉ करके आगे जाते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करके आगे जाते हैं। वॉल्यूम पर ये डिपेंड कर नहीं रहा ये रिएक्शन। इसी तरीके से एक और आपकी बुक में एग्जांपल है कि भाई आप सॉलिबिलिटी पर बताएं कि क्या असर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ये चले, मैं इसमें एक्वस कर देता हूँ कि मतलब ये वाटर के अंदर इसको हल किया है। और डेल एच का आंसर उसने क्या दिया है बच्चों, डेल एच का आंसर दिया उसने 21। अच्छा, क्योंकि चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू क्या है, प्लस में है, इसका मतलब है मैं फॉरवर्ड जाऊंगा टेम्परेचर को बढ़ा के। बहुत सिंपल करके बता रहा हूं आपको कि अगर डेल एच की वैल्यू माइनस हो तो टेम्परेचर कम करके हीट को विथड्रॉ करके आगे जाऊंगा, और अगर डेल एच की वैल्यू प्लस में हो तो टेम्परेचर बढ़ा के। और इसमें दूसरा पॉइंट भी हम लिख लेते हैं
के हीट को ऐड करके मैं आगे जाऊंगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक बहुत फेमस एग्जांपल है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की। वो भी मैं आपको अभी इसी में करवा देता हूँ। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में देखें, मेरे पास ये रिएक्शन है, मतलब सारे इफेक्ट इकट्ठे पड़ने हैं। नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल, रिएक्शन रिवर्सिबल है, और ये मेरे पास आ गया अमोनिया। और यहाँ पर उन लोगों ने क्या वैल्यू दी है, डेल एच की वैल्यू क्या है, अगर आप अपनी बुक देखेंगे -92 किलो जूल पर मोल। तो सारे इफेक्ट पढ़ने हैं इसमें हमने, ठीक है। नाइट्रोजन के पीछे 1 है, हाइड्रोजन के पीछे क्या है, 3 है, तो लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम मेरा हो गया 4। 2NH3 प्रोडक्ट में वॉल्यूम 2। इसका मतलब है अगर मैंने आगे जाना है तो वॉल्यूम को कम करके आगे जाऊंगा, ठीक है। तो पहली ही कंडीशन मुझे यहाँ पर मिल गई। और मैं इसे क्या बोलूंगा कि अगर मैंने फॉरवर्ड जाना है तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करूंगा। कहाँ जाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, वॉल्यूम का प्रेशर से क्या ताल्लुक होता है, इनवर्स, तो फिर वॉल्यूम कम करके आगे जाऊंगा। तो प्रेशर मैं क्या करूंगा, बढ़ा के आगे जाऊंगा। अच्छा, वालिया में एक और तरीके से भी काम हो सकता है। वो कौन सा तरीका है, मैं प्रोडक्ट को ही बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम कितने मोल बनेंगे अमोनिया के, दो, तो 1 मोल में बाहर निकालूंगा, वॉल्यूम और कम हो जाएगा, आप फिर आगे चले जाएंगे। यही तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम को डिक्रीज करके आगे जाएंगे। अच्छा, अब टेम्परेचर का क्या होगा, डेल एच की वैल्यू क्या दी है उसने, माइनस। माइनस वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज करके फॉरवर्ड जाएंगे। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हीट को विदड्रॉ करके आगे जाएंगे। फिर सुन लें, अगर डेल एच का आंसर माइनस में हो तो हीट को विदड्रॉ करके आगे जाएंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करके आगे जाएंगे। और चूंकि प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम कम करके आगे जाएंगे, वॉल्यूम का प्रेशर से इनवर्स रिलेशन है तो प्रेशर को बढ़ा के। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला ये है कि इतने, अगर मैं टेम्परेचर को लो करूंगा, फॉरवर्ड तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन ना मेरा रेट लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे जाऊंगा, ठीक हो गया। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। इस वजह से मैं इन कंडीशंस पर क्या करूंगा, कंप्रोमाइज करूंगा। और कंप्रोमाइज के लिए जो कंप्रोमाइज्ड कंडीशंस हैं, वो प्रेशर मैं कर दूंगा 200 से लेके 300 एटमॉस्फेरिक तक, ठीक है। और टेम्परेचर जो है उसको मैं कर दूंगा कितना, लगभग 400 मैं कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कंप्रोमाइज किया है। टेम्परेचर कम करने से ही मैं आगे जाता हूँ, डेल एस साइन शो कर रहा है, लेकिन मैंने 400 टेम्परेचर क्यों दिया, मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ अपनी कंडीशन के ऊपर, क्योंकि रेट बड़ा कम है, रिएक्शन बहुत आहिस्ता होगा। तो हमें फिर जो है कैटालिस्ट भी हमारी मदद करेगा, ठीक है। कैटालिस्ट हमारी क्या मदद कर रहा है, कैटालिस्ट हम यहाँ पर लेते क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेते हैं हम लोग, अल्यूमिनियम ऑक्साइड को लेते हैं, और SiO2 को लेते हैं, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट भी हम लेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के अंदर, ठीक है। और नियरली 13% नाइट्रोजन जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। बाकी आगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को थोड़ा एंड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। तो इसको हम फिनिश कर देते हैं।